नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। प्रदेश में बढ़ते अपराध, बिगड़ते कानून व्यवस्था समेत कई मामलों को लेकर कांग्रेसियों ने राजभवन कूच किया। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और डर का माहौल है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और जनता की उम्मीदों के साथ धोखा हो रहा है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसी योजनाएं कमजोर की जा रही हैं और लोकतांत्रिक विरोध की कोशिश यहां पर की जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज बनकर राजभवन कूच कर रही है और आगे सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने अधिकारियों पर भी आरोप लगाए कि अधिकारी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि कांग्रेसियों की तरफ से राजभवन कूच किया गया, विरोध प्रदर्शन जाहिर करने की कोशिश की गई है, आखिरकार क्या कुछ वहां पर मुद्दा रहा? देखिए निखिल, जिस तरह से आज का पहले ही ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया था कि वह राजभवन के घेराव करने के लिए जो है कूच करेंगे, और ऐसे में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है कांग्रेस द्वारा जो है कूच किया गया है राजभवन घेराव के लिए। हालांकि अगर बैरिकेडिंग की हम बात करें, बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, आपस में जो है कहीं ना कहीं जो है जिद्दोजहद भी देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेसी चाहते हैं वो आगे जाएं, घेराव करें, अपने मांग पत्र को दें, ताकि जो है जो उनकी मांग है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। महिला अपराध लगातार उत्तराखंड के अंदर बढ़ रहे हैं। ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी जो है वो कहीं ना कहीं देख रही है। पेपर लीक का मामला उनके द्वारा से उठाया जा रहा है। अंकिता भंडारी की सीबीआई की जांच तो हो रही है, लेकिन वो किन बिंदुओं पर हो रही है वह पूरी मांग की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये पूरी मांगे हैं जिनको लेकर जो है कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रदेश प्रभारी भी मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, तमाम बड़े सीनियर लीडर्स जो है उसमें मौजूद है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस कार्यक्रम में मौजूद है। निश्चित तौर पर ये घेराव जो है बड़ी स्तर पर जो आज कार्यक्रम किया गया है, और देखना होगा कि अभी तो जद्दोजहद जारी है, आगे कांग्रेस बढ़ पाते हैं, अपना मांग पत्र किस तरह से किन बिंदुओं पर देते हैं, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रही है? देखिए, पुलिस की अगर बात की जाए तो देखिए परेड ग्राउंड से लेकर के राजभवन कूच तक जो है जिस तरह से ये आती बड़कला चौकी तक की अगर हम बात करें, जहाँ पर बैरिकेडिंग जो है लगाई गई है, तो निश्चित तौर पर वहां तक पुलिस की जो प्रशासन की टुकड़ी है वो जगह जगह पर तैनात की गई थी। इसके अलावा जो है खुद एसपी जो नगर है वो कहीं ना कहीं पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं। पुलिस बल भारी तादाद यहाँ पर किया गया सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और इसके साथ साथ रूट डाइवर्ट करने के लिए यातायात पुलिस को भी अलग से लगाया गया है। जी बिल्कुल योगेश, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और इसी बीच कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन होने वाला है, मांग पत्र सौंपने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पहले से ही तमाम तैयारियां हो चुकी थी कांग्रेस की तरफ से और इसको लेकर भी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, नेता या मंत्रीगण में से किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, अभी जिस तरह से ये घेराव प्रदर्शन जो है ये देखने को मिल रहा है, अभी तक हालांकि इसमें किसी भाजपा के किसी नेता की प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ये कार्यक्रम इनकी ओर से बनाया गया था और इसको जो है ये घोषणा की गई थी, तब से ही लगातार जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा था भाजपा की ओर से कि ये जो कार्यक्रम है ये कहीं ना कहीं जो है जो जनता है उत्तराखंड की उसको भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, और इससे होने वाला कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है कार्यक्रम फेल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर देखा जाए आज कांग्रेस की भीड़ को, तो काफी भीड़ जो है कांग्रेस के पास आज है। कांग्रेस आज जो है भीड़ को लेकर जो है राजभवन कोर्ट की तरफ कुछ की है, तो निश्चित तौर पर जो है भीड़ संख्या बल जो है कुछ बता रहा है कि कांग्रेस जो है अब राजनीतिक जो वर्ष चल रहा है उसमें अपनी जो है मौजूदगी महसूस कराएगी। ठीक है योगेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला पौड़ी गढ़वाल की ओर से श्रीनगर मंडल कार्यालय में बजट 2026 के संदर्भ में श्रमिक संवाद कार्यक्रम और नवीन मंडल अध्यक्षों के सम्मान और स्वागत में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने बजट 2026 को श्रमिकों, गरीबों, युवाओं, किसानों और आमजन के हित में ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट देश के समग्र और संतुलित विकास को गति प्रदान करेगा।
जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी आज की यहाँ पे ओबीसी मोर्चे की जो बैठक थी, बजट 2026-27 श्रमिक संवाद जो बैठक यहाँ पे रखी गई थी, तो उसमें काफ़ी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं और विशेषकर मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और मैं बात महिलाओं की करूँगी, क्योंकि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं जो महिलाओं के हित में कार्य हो रहे हैं, इसके लिए मैं एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि वास्तव में जो बजट पेश हुआ है उसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस प्रकार से बैंक से ऋण हम समझे या छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाना, जिस तरह से महिलाओं को इस बजट में वरीयता दी गई है, तो मैं एक बार अपनी तरफ से और सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। पार्टी शीर्ष नेतृत्व और ओबीसी मोर्चा के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नेत्रपाल मौर्य जी के निर्देश पर जिला का एक कार्यक्रम अपना ओबीसी मोर्चा का बजट पे चर्चा और श्रमिक संवाद के रूप में आयोजित किया गया था। श्रीनगर मंडल आदरणीय विनय घेलडियाल जी अध्यक्ष जी और जिले से हमारे आए मंडल जिला महामंत्री आदरणीय गणेश भट्ट जी, आदरणीय प्रभारी बहन हमारी मोर्चे की प्रभारी मधु कुकसाल जी, पूर्व में जिला अध्यक्ष रही हैं पार्टी की, और अपने सहयोगी पूर्व जिलाध्यक्ष भाई साहब सह गढ़वाल प्रभारी ओबीसी मोर्चा यहाँ पे रहे, और सभी ने अपने मतलब विस्तृत रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी का हार्दिक तहे दिल से साधुवाद और धन्यवाद कहा, क्योंकि ये जो बजट संतुलित और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे महिला के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण स्तर के क्षेत्र के लिए जो भी हो। पार्टी निर्देश पे आज ओबीसी मोर्चा पौड़ी जिले की यहाँ पर बैठक संपन्न हुई और बजट पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी चर्चा रही। बजट जैसा कि आपने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है, और जिलाध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट भारत सरकार ने इस बार प्रस्तुत किया है और मुख्यतया मातृशक्ति पर और युवाओं पर फोकस करके इस बजट को अग्रसारित किया गया है। इस बजट में बहुत सारी चीजों को कवर अप किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स, उस पर हम बात करते हैं, और सेमीकंडक्टर पर अगर भारत आत्मनिर्भर हो जाए तो जिस गैजेट के अकॉर्डिंग आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, कार्स चलती हैं, मोबाइल चलते हैं, फ्रिज है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है बिल्कुल 50% इनके दाम पे आ जाएंगे। आज की डेट में हम इस पर जो है दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है इस टेक्नोलॉजी पर। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष स्नेह इस राज्य के प्रति है और इस समय भी उन्होंने इस उत्तराखंड के विकास के लिए एक अच्छे बजट की व्यवस्था करी है। सीएम धामी के निर्देशों पर लोहाघाट नगर की सालों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अमृत 2.0 योजना के तहत लोहाघाट पंपिंग योजना निर्माण को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस परियोजना के लिए 84 करोड़ 44,67,000 रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। योजना का निर्माण कार्य उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम की ओर से किया जाएगा। राज्यपाल की संस्तुति के बाद शासन की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी हो गए हैं। वहीं पहली किस्त जारी होने पर नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं और आम जनता ने मिष्ठान वितरित करते हुए लोहाघाट नगरवासियों की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद किया। उन्होंने सभी नगरवासियों से 27 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में होली रंग महोत्सव में शामिल होने की अपील की। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने वर्षों पुरानी हमारी एकमात्र सरयू पेयजल परियोजना की पूर्ण करते हुए इसमें प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर चुके हैं और 1 करोड़ की धनराशि भी अवमुक्त कर चुके हैं। और साथ ही प्रदेश में जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं और चंपावत जिले में भी आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि एक से एक बढ़कर कार्य हो रहे हैं। इसको देखते हुए 27 तारीख को होली महोत्सव में हम सीएम साहब को आने का निमंत्रण देके आए हैं और
सीएम साहब ने शहर से स्वीकृति भी प्रदान की है। और मैं समस्त लोहाघाट क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का 27 तारीख को नागरिक अभिनंदन भी करेंगे। हम लोगों ने मिष्ठान वितरण कर कल काफ़ी हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ भी मनाई और लोहाघाट नगरवासी काफ़ी प्रसन्न और खुश भी हैं। और जिसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य और दिव्य स्वागत किया जाएगा। तो लोहाघाट पंपिंग परियोजना निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद इस परियोजना को बता दें कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया और हरी झंडी दिखाते हुए इसका निर्माण कार्य शुरू होने पर भी आदेश जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सभी ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, धन्यवाद किया और उसी के साथ कहा जा रहा है कि होली महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए और उसी बीच सभी लोग सीएम धामी को सम्मानित करते हुए नजर भी आएंगे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। औली की बर्फीली वादियों में जुड़ रहे औली स्कीइंग विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 का आज समापन हो गया है। मुख्य अतिथियों ने पदक विजेताओं को मेडल, मोमेंटो और नगद पुरस्कार और महाप्रसाद प्रदान किया। वहीं लोक गायक किशन महिपाल के हिट गीतों पर एथलीट और अधिकारी जमकर थिरके। ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने सबसे ज्यादा 17 पदक जीतकर चैंपियन बनकर बाजी मारी और आंचल ठाकुर ने बता दें कि अल्पाइन स्कीइंग में 2 गोल्ड जीतकर बेस्ट एथलीट का खिताब भी हासिल किया। ये 4 दिवसीय आयोजन उत्तराखंड की संस्कृति और स्कीइंग के रोमांच से भरपूर रहा। तो हिमाचल प्रदेश में चैंपियन बनकर बाजी मारी। आंचल ठाकुर ने अल्पाइन स्कीइंग में 2 गोल्ड जीते हैं और 2 गोल्ड जीतकर बता दें कि हिमाचल प्रदेश की टीम ने इस दौरान बाजी मारी और ये खिताब अपने नाम किया। 4 दिवसीय स्कीइंग प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर सभी टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें देश विदेश की तमाम टीमों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर आए यात्रीगण और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उत्साहवर्धन किया। और ऐसे में किशन महिपाल के द्वारा यहाँ पर बेहतरीन प्रस्तुति भी दी गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्तराखंड की संस्कृति को किस तरीके से स्कीइंग आयोजन से जोड़ा गया है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे कहेंगे आकर्षण का केंद्र रहा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं जिसके जरिए संस्कृति को भी यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों को भी पर्यटन के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस 4 दिवसीय अल्पाइन स्कीइंग में हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीत दर्ज की है और इस जीत दर्ज के बाद नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 का समापन हुआ। विजेताओं को पुरस्कार दिया गया और इसी बीच लोक गायक किशन महिपाल के द्वारा गीत गाए गए, उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े गीत गाए गए, जिसमें सभी एथलीट थिरकते नजर आए। हिमाचल प्रदेश ने चैंपियन बनकर इस पूरी प्रस्तुति में बाजी मारी। 2026 की ये स्कीइंग चैंपियनशिप का समापन हो चुका है। मुख्य अतिथि ने पदक विजेताओं को पुरस्कार भी दिए और मोमेंटो देकर सम्मानित किया और कहा जा रहा है कि औली में ये विंटर कार्निवल के लगातार आयोजन इसी प्रकार से होते नजर आएंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के जिला न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें तमिलनाडु में बता दें कि EWS आरक्षण रोकने की मांग को लेकर जजों के चैम्बर में 12 RDX बम होने का दावा किया गया है। धमकी भरे ईमेल के बाद जिला स्तर न्यायालय में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने कचहरी परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कोर्ट परिसर को खाली करा दिया। फिलहाल ईमेल भेजने वालों की जांच जारी है। इस संबंध में CEO रविकांत सिंहवाल ने बताया कि जज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कोर्ट परिसर में इसे खाली करते हुए सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। साथ ही सभी चैम्बर और कोर्ट रूम में सघन जांच अभियान भी किया जा रहा है। अभी एक जजेस एसोसिएशन के उसमें एक ईमेल आया है कि तमिलनाडु में EWS रोकें करके
रोकें, अन्यथा नहीं तो आपकी कोर्ट में RDX 12 RDX बम लगा रखा है, अभी उड़ा देंगे करके ये सूचना मिली है। अफरा तफरी का माहौल है, जजेस लोग सब कोर्ट से बाहर आ गए हैं और अधिवक्ता भी सब इधर उधर हो गए हैं, जो क्लाइंटेज हैं वो भी इधर उधर चले गए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था से क्या कदम उठाया जा रहा है? सुरक्षा के पुलिस स्क्वाड और डॉग स्क्वाड आ चुकी है और पूरे देख रहे हैं कोर्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है और कहाँ पर भी मिल सकता है, कहीं पर भी मिल सकता है, ये डॉग स्क्वाड ढूंढ रहे हैं। दरअसल में जितना भी एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट जजों की, तो उसमें मेल आया है कि मतलब जो है 12 पे जो है एक्सप्लोसिव से धमकी दी गई है और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो आरक्षण संबंधी विधेयक है उसके विरोध में आया है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है सभी डिस्ट्रिक्ट जजों की कोर्ट में जो है चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। हमारे द्वारा भी नैनीताल में डॉग स्क्वाड और BDS के द्वारा और फिजिकली जो है कोर्ट को चेक किया गया है, तो यहाँ कोई अभी तक संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है। अभी भी हमारे डॉग स्क्वाड की टीम सर्च कर रही है। सुरक्षा भी सारी कोर्ट हमने जो है सबसे पहले खाली करवा दी गई थी और जितने भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को जो है चेक करा जा रहा है और आगे जो है इसमें जो है चेकिंग की जाएगी और जो है यहाँ पे कंटिन्यू जो है ऑन वॉच रखेंगे। अभी एक जजेस एसोसिएशन के उसमें एक ईमेल आया है कि तमिलनाडु में EWS रोकें अन्यथा। हरिद्वार में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खनन विभाग और प्रशासनिक टीम ने रामपुर रायघाटी क्षेत्र में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक 4x4 लोडर मशीन को अवैध खनन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद सभी वाहनों को जब्त कर चौकी भिक्कमपुर के सुपुत्र कर दिया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई की जा रही है और जहां से भी शिकायत प्राप्त होती है अवैध खनन की, वहां पर बली लक्सर में हो, हरिद्वार में हो, भगवानपुर में हो, हमने त्वरित कार्रवाई करी है। अभी कल परसों में भी हमने कार्रवाई करी थी। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और आदि जो व्हीकल्स हैं उनको सीज किया गया है। उत्तराखंड के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों ने कमाल कर दिया है। विकास की बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे ऊंचे दावे और जनता से किए गए वो लुभावने वादे सबके सब फेल होते नजर आ रहे हैं। जेब में करोड़ों रुपए पड़े थे लेकिन खर्च करने की फुर्सत नहीं थी। जनता आज भी प्यासी, सड़कें टूटी हैं, लेकिन हमारे मनमानियों का यहाँ विकास का जो मीटर है वो दिसंबर 2025 के अंत तक भी हिला तक नहीं। RTI में हुए इस खुलासे के बाद जिसे सुनकर आप कहेंगे क्या वाकई में ऐसा होगा उत्तराखंड का विकास? देखिए काशीपुर से अजहर मलिक की खास रिपोर्ट। विकास की ये तस्वीर डराने वाली है। RTI कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने जो जानकारी ली है वो हैरान करने वाली है। 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा यानी कि कुल 8 सांसदों को 95 करोड़ 90 लाख की सांसद निधि आवंटित हुई है, जिसमें से 49 करोड़ 5 लोकसभा सांसदों को और 46 करोड़ 90 लाख रुपए 3 राज्यसभा सांसदों को दिसंबर 2025 तक आवंटित हुए हैं। उत्तराखंड के सांसदों के वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण कार्यों पर कुल 7 करोड़ 8 लाख और जारी अधूरे कार्यों पर दिसंबर 2025 तक कुल 10 करोड़ 65 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई, जो कुल आवंटित धनराशि का 18% है। देखिए, हमने पूछा कि भाई सांसद हैं हमारे, जो लोकसभा के सांसद हैं 5 और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि जो उन्हें आवंटित हुई है उसका खर्च कितना किया है। उत्तराखंड के 8 सांसदों को कुल 95 करोड़ 90 लाख की सांसद निधि मिली थी, लेकिन साहब खर्च हुए सिर्फ 18%, यानी विकास की तिजोरी पर ताला लटका है और चाबी कहीं खो गई है। अब सुनिए सुस्ती का असली खेल। इसमें लोकसभा के 5 सांसदों की पूर्ण कार्यों पर 2.089 करोड़ रुपए और अधूरे या फिर गतिमान कार्यों पर 1.191 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च दर्शाई गई है, जो कुल आवंटित धनराशि की केवल 7% है। राज्यसभा के 3 सांसदों की आवंटित निधि में से पूर्ण कार्यों पर खर्च 4 करोड़ 99 लाख और चल रहे कार्यों पर 9 करोड़ 46 लाख दर्शाया गया है, जो कुल आवंटित निधि का 31% है। ये सूचना ग्राम में विकास आयुक्त, इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसने पूरे प्रदेश की ये विवरण उपलब्ध कराया दिसंबर 2025 तक का। तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। इसमें यह है कि पूरे जब हमने टोटल किया सारा का सारा, तो 95.90
यानी 95.90 करोड़ रुपए की तो सांसद निधि सारे सांसदों को मिली, लेकिन जब खर्च की बारी आई तो केवल 18% जो है इसमें से खर्च हुई। सांसद निधि खर्च के मामले में लोकसभा सांसदों में सर्वाधिक निधि 18% खर्च करने वाले नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट हैं। दूसरे नंबर पर 14% सांसद निधि खर्च करने के साथ टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह है। अन्य तीनों गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की 0, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की दिसंबर 2025 तक सांसद निधि से 1% से कम धनराशि खर्च दर्शाई गई है। राज्यसभा सांसदों में सर्वाधिक सांसद निधि 47% नरेश बंसल, दूसरे स्थान पर 27% कल्पना सैनी और तीसरे स्थान पर 6% महेंद्र भट्ट की दिसंबर 2025 तक खर्च हो सकी है। जो सांसद कार्य प्रस्तावित कर रहे हैं तो वो अधिकारी कुंडली मार के बैठ जा रहे हैं, उसमें से 232 कार्य जो है अधिकारियों द्वारा ही स्वीकृत नहीं किए। सांसद ने भेज दिए प्रस्ताव करके, लेकिन वो स्वीकृत नहीं किए। और स्वीकृत कार्यों में से भी जो है 87 कार्य जो है दिसंबर 2025 तक प्रारंभ में नहीं। इसमें जो सांसदों की बात है तो खर्च करने में जो सबसे अव्वल हैं वो हमारे सांसद हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद जो है जिनकी सबसे ज्यादा खर्च हुई है 18%। और दूसरे स्थान पे 14% खर्च करने वाले टिहरी गढ़वाल सांसद हैं श्रीमती माला राज लक्ष्मी शाह जी लोकसभा में। और अन्य 3 सांसदों की स्थिति तो इतनी खराब है कि अनिल बलूनी की तो 0 दिखाई है, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की 1% से कम दिखाई गई है इस स्टेटमेंट में। और राज्यसभा सांसद इनसे आगे हैं, उसमें जो है 47% नरेश बंसल की है, दूसरे स्थान पर 27% कल्पना सैनी ने खर्च की है और तीसरे स्थान पर 6% जो है महेंद्र भट्ट ने दिसंबर 2000। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने दिसंबर 2025 तक सांसद निधि से कुल 316 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें 229 कार्य स्वीकृत किए गए। उसमें से 54 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 154 पर कार्य चल रहा है, जबकि 21 कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने 128 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें से 89 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 64 पर कार्य चल रहा है, जबकि 14 कार्य दिसंबर 2025 तक शुरू नहीं हो पाए। अनिल बलूनी के 4 कार्यों में से 2 स्वीकृत। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने वर्तमान लोकसभा सांसद कार्यकाल में कुल 4 कार्य प्रस्तावित किए हैं, अधिकारियों को स्वीकृत किए हैं। 1 कार्य पूरा हो चुका है, 1 पर कार्य चल रहा दर्शाया गया है, जबकि दिसंबर 2025 तक शुरू न होने वाले कार्य 0 है। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा के स्वीकृत 4 कार्यों में से 2 कार्य शुरू होना और 2 कार्य गतिमान दर्शाया गया है। वहीं इस पर कुल निधि के 1% से भी कम 0.041 करोड़ रुपए खर्च होना दर्शाया गया है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रस्तावित 16 कार्यों में से अधिकारियों ने 10 कार्य स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 1 कार्य पूरा हुआ है और 5 पर कार्य चल रहा है, और जबकि 4 कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। मुझे लगता है जो सांसद निधि है उसके जो प्रस्ताव दिए जाते हैं सांसदों के द्वारा, उनकी जो कार्य प्रगति होती है उसमें और प्रस्ताव देने में उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सभी सांसदों के द्वारा अपनी सांसद निधि को समयबद्ध तरीके से खर्च किया जाता है। और कुछ कार्य प्रगति नहीं होने के कारण या प्रस्ताव कई प्रकार से जो प्रस्ताव दिए जाते हैं वो अलग अलग कार्यों की कई बार जो उसकी नियमावली है सांसद निधि की खर्च करने की, उसमें भी अंतर होता है, इसलिए हो सकता विलम्ब हो। लेकिन हमारे सांसद अपनी सांसद निधि को विकास कार्यों में पूर्ण रूप से खर्च कर रहे हैं। ये बिल्कुल पूरी तरह से सभी सांसद लगे हुए हैं। ये आंकड़े महज नंबर नहीं है, ये उत्तराखंड की उस उम्मीद का गला घोटना है जो जनता ने वोट देते समय पाल रखी थी। अगर 232 काम अधिकारियों की मेज पर अटके हैं तो सवाल उठता है, हमारे सांसदों का अपने ही सिस्टम पर कितना प्रभाव है? क्या अधिकारी बेलगाम है या सांसद खुद विकास को लेकर गंभीर नहीं है? जब तक 95 करोड़ का ये फंड फाइलों से निकलकर पहाड़ों की सड़कों और स्कूलों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक देवभूमि का विकास सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। शासन ने जवाब देना होगा और सांसदों को अपनी सुस्ती छोड़नी होगी, वरना आने वाले वक्त में जनता अपने वोट की चोट से इन आंकड़ों का हिसाब जरूर चुकता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।